हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेतों का टीला अर्थात मोहनजोदारो, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सिंधु घाटी सभ्यता में उसके स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक स्थल है मोहनजोदारो। तो इसके साथ हम मोहनजोदारो और कुछ अन्य स्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मोहनजोदारो, या फिर आपका कह सकते हैं कि आपका एक फेवरेट साइट या फिर एक जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे एक पसंदीदा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है या मोहनजोदारो है। तो उसी से हम आपकी चर्चा शुरू करते हैं, या आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारी पहुँच सके और इसका लाभ सभी उठा सकें। ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर आपके ज्ञान या नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, प्रेतों का टीला। प्रेतों का टीला अर्थात प्रेतों का टीला कहते हैं, लेकिन इसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो या फिर मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे मोहनजोदारो को प्रेतों का टीला कहने का एक मकसद क्या रहा है, या एक इसको प्रेतों का टीला क्यों कहा गया है। जैसा कि आपने जो इससे संबंधित जो मूवी आई थी या जो एक फिल्म आई है, उस फिल्म में भी वो चीज़ दिखाई गई है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ मोहनजोदड़ो में जो लोग मर जाते थे उन लोगों का कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था, उनका फ्यूनरल नहीं होता था, जिसके कारण उनको किसी एक प्लेस पे या किसी एक अलग स्थान पे ले जाके उनको लटका दिया जाता था, या फिर वहीं पे उनकी डेड बॉडीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र में ऐसे उनकी अवधारणाएं या फिर उनके कुछ उनकी जो एक अंधविश्वास या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो समझते थे कि वहाँ पे वो मरने के बाद जो है वो भूत प्रेत या फिर कुछ ऐसे बन जाते हैं, जिसके कारण उसको प्रेतों का टीला कहा जाता है। क्योंकि एक टीले पे एक ऊंचे स्थान पे ले जाकर उनको डाल दिया जाता था, जिनको बाद में जानवर वगैरह खा लिया करते थे और उनकी हड्डियां वहां पे शेष बचती थी, जैसा कि पिक्चर में या मूवी में भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं मोहनजोदारो के बारे में। अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल नगर है ये, विशाल नगर। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी, एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा या एक सबसे विशाल नगर माना गया है मोहनजोदारो को। और मोहनजोदारो को ये आप देख चुके हैं कि ये एक प्रेतों का टीला भी इसे कहा जाता था। इसके अलावा यह जो स्थान जो था, मोहनजोदारो जो स्थान पाया गया था, ये सिंधु नदी के तट पर था। ये स्थान सिंधु नदी के दाहिने तट पर, दाहिने तट अर्थात आप कह सकते हैं कि राइट साइड में, सिंधु रिवर के राइट साइड में ये स्थान था। आज वर्तमान में अगर हम इसको देखते हैं तो ये स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान। तो ये स्थान वर्तमान पाकिस्तान में चला गया जब सेपरेशन हुआ, तो उसके बाद वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थान पाया जाता है। और वहां से खुदाई करने के बाद कुछ ऐसी ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ऐसे अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें एक जानकारी प्राप्त होती है वो कितना बड़ा नगर रहा होगा और वहां की व्यवस्था किस प्रकार की रही होगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या वहां से मिला है, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, खोजते हैं क्या क्या मिलेगा वहां से हमें।
तो देखिए यहाँ पे एक तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं कि सिंधु घाटी नदी के तट पे था और सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक सबसे विशाल एक सबसे बड़ा नगर भी था। इसके अलावा यहाँ से एक दुर्ग मिला है, दुर्ग या टीला भी मिला है, क्योंकि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था मोहनजोदड़ो वो एक ऊंचे टीले पे बसा हुआ था। और उस टीले में जैसा कि हमने कल के पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में भी बताया था, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, एक ऊंचा दुर्ग और दूसरा निचला दुर्ग, ऊंचा दुर्ग और निचला दुर्ग। तो दो हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया हुआ था, मीन्स ये अपर सिटाडेल और ये लोअर सिटाडेल। तो अपर सिटाडेल जो था, उस अपर सिटाडेल में जो पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे या फिर जो राज्य वर्ग के लोग थे वो रहते थे, और निचले दुर्ग में बाजार या फिर जो अन्य जो आम आदमी वहां पे आम लोग जो रहते थे उनके रहने का स्थान वहां पे बना हुआ था। इसके अलावा अब यहाँ से और क्या क्या चीजें मिलते हैं, इस टीले का या फिर इस मोहनजोदड़ो का जो ये स्थल रहा है, यहाँ से किसी भी प्रकार के उसके दुर्गीकृत करने का या उसको एक किलेबंदी करने का साक्ष्य नहीं मिलता है। दुर्गीकृत करने का साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। मीन्स उसको एक किलेबंदी में नहीं रखा गया था। मतलब ये अगर कोई नगर बसा हुआ है, ऐसे यहाँ पे कोई ये मकान या कुछ नगर बसा है, तो इसके चारों तरफ कोई किलेबंदी नहीं थी। ये एक खुला क्षेत्र होता था, ये खुला शहर था, ओपन, चारों तरफ से इसमें रास्ते खुलते थे और कहीं से भी कोई भी आ जा सकता था। क्योंकि जैसा कि आप देखें कि भी आज के समय की तरह से वहां पे उस समय इतना किसी चोरों का, डाकुओं का या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा डर नहीं होता था। तो मुख्यतः जो डर होता था वो जानवरों से ज्यादा डर होता था, बाकी और कोई सुरक्षा का वहां पे कोई ऐसा पर्पस नहीं होता था। तो इसलिए किसी भी तरह से किलेबंदी वहां पे नहीं की गई थी, दुर्गीकृत उस क्षेत्र को नहीं किया जाता था। तो सारे पॉइंट्स या जो फैक्ट्स हैं वो सब आप साथ साथ लिखते चलेंगे। ये आपके यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक हमारी एक एक सीरीज को, एक एक वीडियो को देखते चलिए, और जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। तो इसके बाद दुर्गीकृत के साक्ष्य वहां से नहीं मिलते हैं, इसका मतलब आप जान सकते हैं कि वहां पे किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं की गई होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, यहां से जैसा कि आपको बताया कि किसी भी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं होता था। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ कब्रिस्तान या शमशान घाट भी नहीं मिलता है। यहां से ना तो किसी प्रकार का कोई कब्रिस्तान मिला है, ना ही कोई शमशान घाट मिला है कि वहां से लोगों के दफनाने के कोई साक्ष्य मिले हों, या फिर लोगों का कोई फ्यूनरल या अंतिम संस्कार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसा कि आपने पिक्चर में भी या मूवी में भी देखा होगा। तो कुछ चीजें वहां पे सही तरीके से, कुछ फैक्चुअल चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप उस पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो इनको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कि और मोहनजोदाड़ो से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो और क्या क्या हमें यहां से प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। तो यहां से हमें प्राप्त होता है एक विशाल स्नानागार, या ग्रेट बाथ जिसको बोला जाता है। तो यहां से एक ग्रेट बाथ मिला है, और इसको खोजने का श्रेय जो है, इसकी खोज जो है वो की जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल को इसकी खोज का श्रेय जाता है कि इन्होंने यहाँ पे विशाल इसकी खोज की है। इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये एक विशाल स्नानागार है। तो अब अगर इस विशाल स्नानागार के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो ये मिला है ऊपरी हिस्से में, यानी कि जो अपर सिटाडल था, ऊपरी दुर्ग, तो वहां पे मिला है। तो ऊपरी दुर्ग में मिलने के इसके कई अवधारणाएं लगाई जाती हैं,
जैसा कि अगर आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से जो स्नानागार है वो किस प्रकार का बना हुआ था, तो देखिए, तो ये स्नानागार कुछ इस प्रकार से काफी बड़ा है और इसमें दोनों तरफ से इस तरह से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं कि नीचे इधर से भी उतर सकते हैं और इधर से भी, इस तरह से इधर से भी उतर सकते हैं और इधर से भी यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो मतलब यहाँ पे चारों तरफ से सीढ़ियां इस तरह से बनी हैं जिसमें नीचे उतरने का व्यवस्था यहाँ पे की गई है और इसके चारों तरफ यहाँ इस हिस्से में इसके चारों तरफ यहाँ पे काफी बड़े बड़े हवन कुंड या अग्नि कुंड बने हुए हैं ऐसे। तो विशाल स्नानागार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विशाल स्नानागार कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था जिसमें कि चारों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और उसके चारों तरफ छोटे छोटे हवन कुंड या कह सकते हैं अग्नि कुंड बने हुए थे। तो इन अग्नि कुंड से या इस प्रकार के हवन कुंड से वहां पे पता लगता है, ऐसी अवधारणा लगाई जाती है कि इस स्नानागार का या इस ग्रेट बाथ का उपयोग जो है, इसका यूज कुछ किसी प्रकार के त्योहार या फिर कुछ बड़े ओकेशन पे इसका यूज किया होगा, प्रतिष्ठान या अनुष्ठान वगैरह करने के लिए, किसी दैविक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। मतलब कोई पूजा वगैरह कुछ इस तरीके की चीजें वहां पे की जाती होंगी और ये बड़े यानी कि अपर लेवल के पुरोहित और जो यहाँ पे जो राजा या वर्ग जो ये रहते थे उन क्षेत्रों में इसका पाया जाना भी इस बात को साबित करता है कि वो कुछ बड़ा ओकेशन या कुछ ऐसा करते थे तो तभी उन चीजों को वहां पे अप्लाई किया जाता था और उसमें सभी लोग स्नान किया करते थे, पूजा होती थी और चारों तरफ यहाँ पे यज्ञ या फिर कुछ इस प्रकार की चीजें हुआ करती होंगी। मतलब वो अपने हिसाब से जो भी हवन कुंड अग्नि कुंड जो होते थे उनके द्वारा किसी देवी देवता की या फिर प्रकृति की पूजा वहां पे करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति पूजा और ये सब चीजों की पूजा ज्यादातर मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये विशाल स्नानागार के बारे में काफी अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम आपको अभी जो आप है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो पिक्चर दिख रही है ये पिक्चर भी आपको विशाल स्नानागार की ही दिख रही है। इसमें आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ ऐसी सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये उसका एक फ्रेम टूटा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो आज के समय पे आप दिखाई देता है वहां पे एक साइट के रूप में। तो इसके बाद इस विशाल स्नानागार के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं, जैसे यहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो यहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति है भी मिली है। तो मूर्ति कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये सारी अवधारणाएं हैं, हम इन चीजों के बेसिस पे अगर देखते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है या लिपि है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में चर्चा करेंगे स्थलों को पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे जो स्थिति है वो ये है कि एक लेडीज का एक स्टैचू यहाँ से मिला है जो कांसे से बना हुआ है और उसका एक हाथ उसके सिर पे और एक हाथ उसका कमर पे है, इस तरह से है। तो एक इस पोजीशन को वहां पे ये माना गया है कि वो एक डांस करती हुई लेडी है। कुछ स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि ये एक लेडी है और ये या फिर कुछ इस तरीके से कि भी इसका एक ये यहाँ पे एक पैर ये है, एक पैर ये है और इसका एक हाथ यहाँ सिर पे रखा हुआ है और दूसरा हाथ जो है वो हाथ उसका यहाँ पे कमर पे रखा। तो कुछ इस तरीके की वहां पे संरचना मिलती है, तो जिससे एक आइडिया लगाया गया है कि ये जो लेडी है वो डांसिंग गर्ल है। तो उस डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति को भी वहां से प्राप्त किया गया है। अब हो सकता है इसके सिर में दर्द हो या फिर कमर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, तो यहां से हमें डांसिंग गर्ल या फिर एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा
यहाँ से नाव के चित्र भी प्राप्त होते हैं। नाव के चित्र यानी कि छोटी जो नाव होती थी, छोटी बोट जो होती थी, उस नाव के चित्र भी वहां से मीन्स चित्र प्राप्त होते हैं। उसको कोई एविडेंस मीन्स पूरी तरह से उसको कोई साक्ष्य वैसे नहीं मिले हैं, उसके चित्र मिले हैं। और चित्र मिले हैं उसकी जो सील, कुछ मोहरे वगैरह जो हैं, उसकी कुछ मोहरें होती थी, तो उनपे कुछ नाव की आकृति के कुछ इस प्रकार से बने हुए कुछ चित्र वहां पे मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो नाव से परिचित थे, वो नाव चलाना जानते थे या नाव का ज्ञान उनको था। इसके अलावा और यहाँ से क्या क्या मिलता है मोहनजोदड़ो से? एक पुरोहितों का आवास मिला है। पुरोहितों का आवास मतलब जहां पे पुरोहित वगैरह रहते थे, तो ऐसा माना गया है कि एक आश्रम टाइप वहां पे चीजें मिली हैं जिसमें पुरोहित लोग निवास करते थे। इनके अलावा यहाँ से एक 16 मकानों का या 16 कमरों का 16 कमरों का एक कारागार कह सकते हैं या बैरक भी मिला है। अब उसको कुछ इतिहासकारों ने कारागार की संज्ञा दी है कि वो एक जेल था या फिर एक बैरक था या फिर कुछ इस तरीके से भी उसका कुछ इतिहासकारों ने आइडिया लगाया है कि वो शायद वहां पे आने वाले मजदूरों या व्यापारियों के लिए रुकने का एक आश्रय स्थल भी हो सकता था। तो वहां पे इस प्रकार से कुछ कमरे एक सीरीज में मिलना, इसका अंदाजा इस हिसाब से लगाया गया है कि यहाँ से ऐसे एक गैलरी मतलब एक रास्ता बना हुआ होता था और उसके चार दोनों तरफ इस तरह से कमरे बने हुए हैं। तो ये इधर कमरे हो गए ऐसे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये कमरों का जो है वो गेट है, ये कमरे हैं सब, और यहाँ पे बीच में ये रास्ता होता था। तो दोनों तरफ ऐसे कमरे बने हुए हैं। तो इस तरह 16 कमरे एक साथ मिले हैं, तो इसलिए उसको एक बताया गया कि वो कारागार या बैरक था, या फिर हो सकता है कि वो कोई एक आश्रय स्थल भी हो सकता है मजदूरों व्यापारियों के रुकने के लिए। तो ये हुआ। इसके अलावा वहां से एक दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला है, पुजारी की मूर्ति मिली है। तो ऐसा माना गया है कि वो एक दाढ़ी उसके साथ, उसको काफी बियर्ड, काफी बड़ी दाढ़ियां हैं और उसके कंधे पे एक शॉल टाइप कुछ पड़ा हुआ है। तो उससे एक ड्रेसिंग सेंस या एक पहनावा पता चलता है कि उस समय के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का पहनावा यूज करते थे। एक शॉल टाइप चीजें और गले में कुछ जो बीड्स या फिर जो एक तरीके की जो गले में पहनने की चीजें होती हैं, और उसके अलावा उसकी दाढ़ियां भी हैं, मतलब दाढ़ी रखने का भी रिवाज होता था। तो ऐसी चीजें भी वहां से प्राप्त होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर इमेज देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये एक दाढ़ी वाले पुजारी की या दाढ़ी वाले बूढ़े की जो मूर्ति है, ये उसकी एक पिक्चर आपके सामने है। इसके अलावा यहाँ से एक चमकते हुए बंदर का भी चित्र में मूर्ति मिली, मतलब चित्र मिला है वहां से, बंदर का भी चित्र मिला है। और इसके अलावा बंदर के चित्र के अलावा एक लास्ट चीज अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक चीज और मिली है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, तो एक सींग वाला गेंडा भी मिला है, जिसको वहां पे एक सींगा भी कहा गया था। जैसा कि आप देखते हैं मूवी में, तो उस मूवी में वो जो बार बार उसको एक सींगा जो कह के बोला जाता है, तो वो एक बोलने का जो उसका मीन्स था, उसको एक तरीके से एक सींग वाला गेंडे के रूप में ही आज के समय में हम उसको पहचानते हैं, क्योंकि बाकी कोई ऐसा एनिमल नहीं मिला है जिसको एक सींग होता था। तो आज एक सींग वाला गेंडा ही है, तो उसको ही माना गया है कि वो ही राइनोज थे, वो ही उस समय पे होते थे। तो एक सींग वाला गेंडा भी मिला है, ठीक है। तो जिसको एक तरीके से यूनिकॉर्न बोल सकते हैं, उस टाइम यूनिकॉर्न होते थे, मीन्स उसका कुछ जो घोड़े की तरह से कुछ फेस था और उसके फेस पे यहाँ पे एक प्रकार का ऐसे सींग होता था। तो ये आप देख सकते थे कि यहाँ पे एक ऐसा करके उसको सींग होता था, तो वो एक तरीके का उसको राइनो या फिर एक सींगा बोला गया था। तो चलिए, ये हमारा
आज का टॉपिक मतलब मोहनजोदारो या प्रेतों का टीला जो है ये पूरा हुआ। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। कौन सा टॉपिक? हड़प्पा या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थल है हड़प्पा, और उसके साथ हम किसी और अन्य स्थल को भी जोड़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाकी ये चैप्टर आपका पूरा ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यहाँ से मोहनजोदारो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए, आई होप आपको पढ़ने में या फिर इनको समझने में काफ़ी इंटरेस्ट और मज़ा आया होगा। और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और पिछले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे सभी वीडियोस का आपको प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगा। तो हिस्ट्री से जुड़े सारे वीडियोस और कुछ अन्य वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको वीडियो या फिर हिस्ट्री पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपको कैसा लग रहा है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।